हाय फ्रेंड्स, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी में बनना शुरू हो जाता है और ऐसे केस में कुछ कंपनीज बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एडलवाइस की, एक ऐसा स्टॉक जो कि हर प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज में मौजूद है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे ब्रोकिंग सर्विसेज हो, चाहे कंपनी के मर्जर एंड एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो। अब वो कौन से कारण है दोस्तों कि एडलवाइस का एक स्टॉक एक अंडरवैल्यूड स्टॉक के रूप में गिना जाता है और फ्यूचर में इसके बिजनेस में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको ऐसे स्टॉक से क्या उम्मीद करनी चाहिए, इसमें आपको कैसा रिटर्न मिलने के चांस है और किस प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। और हाँ, चैनल पे सबसे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन तो अभी ही कर दीजिए, और क्योंकि मैं आपके पास में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में भी लाता रहूंगा। और दोस्तों शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एडलवाइस के टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखते हैं चार्ट क्या कहता है। यहां पर दोस्तों हम लोग सीधे टेक्निकल चार्ट देखते हैं इसका, एडलवाइस का, और ये आपके सामने टेक्निकल चार्ट आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये डेली चार्ट है और इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी बहुत टाइम से एक रेंज बाउंड बिजनेस सेगमेंट को लेकर के चल रही है। मतलब रेंज बाउंड इस तरह से कि आप यहां देखेंगे कि ये टोटल इतने टाइम से यानी 2021 के आसपास से, और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज में कारोबार कर रही है, और वो रेंज है जो कि करीब करीब आप मान के चलिए इस प्राइस से, और ये 100 रुपीज के अंदर अंदर। ये देखिए ये ना ये इसकी प्राइस चैनल बना हुआ है करीब करीब 55 रुपीज से लेकर के 100 रुपीज के बीच में। और ये कब से चल रही है दोस्तों? ये चल रही है अप्रैल 2021 के आसपास से, यानी कि जब 2020 के आसपास से, यानी जो कोविड आया था उसके टाइम से ही इसका बिजनेस एक रेंज में चल रहा है। पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर यानी रिसेंटली इसने एक रनअप दिखाया है और प्राइस बड़ी तेजी से 71 रुपीज को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यह शो करता है कि ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत यहां पर होती हुई दिख रही है। लेकिन अप ट्रेंड को कंफर्म तब माना जाता है जबकि वो रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जो इस केस में करीब करीब 85 रुपीज पर है। 85 रुपीज को क्रॉस करके और ये अगर सस्टेन कर जाती है कंटिन्यूसली एक हफ्ते या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो मान के चलिएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू हो गया है इस कंपनी का। खास तौर पर कुछ इंडिकेटर्स आपको इसका पहले से अंदाजा दे देते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरएसआई इंडिकेटर जो है ना वो साफ तौर पे इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट होता हुआ दिखा रहा है, ग्रोथ के पाथ पर दिखा रहा है। और एमएससीडी जो है वो भी, क्योंकि जो मिडिल लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उससे साफ पता पड़ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी तक ये जो अप ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बल्कि क्या है, मॉडरेट है, मतलब सामान्य अप ट्रेंड है। अब एक बार नजर डालते हैं दोस्तों इसका जो मंथली चार्ट है उस पर, और देखते हैं कि वहां पर हमें किस तरीके का प्रॉमिस नजर आता है इस स्टॉक को लेकर के। तो यहां ये आपके सामने इसका जो मंथली चार्ट है वो आ गया है, और आप यहां पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि मंथली चार्ट अभी भी इसका रेंज बाउंड ही शो कर रहा है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन जो कि आपने वीकली चार्ट में देखी, डेली चार्ट में देखी थी, वही मंथली में आपको कंसोलिडेटेड रूप में नजर आ रही है। ये वो शेयर था जो कभी 300 रुपए से ऊपर तक गया था। कब गया था? 2018-19 में दोस्तों ये 300 रुपए से ऊपर चलता था, और आज ऐसा दिन है कि ये 70-80 रुपए के आसपास में चलता है। लेकिन आपको नजर ये रखना है कि देखो आरएसआई इंडिकेटर मंथली चार्ट पर भी एक अप ट्रेंड को शो कर रहा है और एमएससीडी भी कर रहा है। दैट मींस कि एक छोटी ही सही लेकिन एक शुरुआत आपको अप ट्रेंड की होती हुई इस स्टॉक में नजर आ रही है। तो आपको नजर रखनी होगी कि ये 85 रुपए से ऊपर कब क्लोज होता है। अगर ये कंसिस्टेंटली 85 रुपीज पर क्लोज होता है और उससे ऊपर चलता है तो यहां से एक तरीके के अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, और जिसमें आपको आगे काफी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस था, और अब हम चल करके देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं उसके बारे में। दोस्तों ये कंपनी के फंडामेंटल्स है, और यहां पर आप खासतौर पर देख सकते हैं कि कंपनी की पहले बैकग्राउंड देखते हैं
कि ये जो है कंपनी ये लगभग सभी चीज़ों में डील करती है दोस्तों, कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए जैसे सबसे पहले वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट। अब एसेट मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? एसेट मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, तो उसमें ये 28% रेवेन्यू कंपनी का आता है वेल्थ कंसल्टेंसी, वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट के सेगमेंट से। तो ये इसका एक एएमसी है। उसके बाद में दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन, वहां से 10% ऑफ रेवेन्यू आता है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो दोस्तों उसका मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है और वो लोन मान लीजिए चुकाया नहीं जा रहा उससे, तो एडलवाइस टाइप की कंपनीज क्या करती है, उसी लोन को रीस्ट्रक्चर कर देती है कि भाई मान लीजिए उसका या तो उसकी ईएमआई कम कर देंगी, या फिर हो सकता है कि उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दे, या इंटरेस्ट रेट चेंज कर दे, ताकि वो धीरे धीरे वो कंपनी उस पैसे को चुका सके। क्योंकि अगर पैसा चुकाएगी नहीं तो वो एनपीएज में जाएगा बैंक के लिए, और बैंक कभी भी नहीं चाहती कि उसका पैसा नॉन प्रॉफिट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी एनपीएज में चला जाए। तो ऐसे केस में एडलवाइस टाइप की जो कंपनीज है वो उनकी हेल्प करती है कंपनी अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। सो यहां पर एसेट रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन जो है उससे इसका 10% रेवेन्यू आ रहा है। और मोटा जो रेवेन्यू दोस्तों आ रहा है उसका वो आ रहा है इसका इंश्योरेंस से और क्रेडिट बिजनेस से। 30% जो है वो इसका रेवेन्यू इंश्योरेंस से आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी एडलवाइस बेचती है, और साथ में इसके करीब 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स है और 121 ब्रांचेज है इसकी पूरे इंडिया के अंदर। अब क्रेडिट बिजनेस दोस्तों लोन का बिजनेस होता है, जहां पर ये क्रेडिट देती है, यानी कि जिस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है उस तरह से ये काम करती है। और जो टायर 2 सिटी वाले जयपुर, नागपुर, भोपाल, इस टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं उनको ये टारगेट करते हुए लोन देती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद में इनका ये तो रेवेन्यू ब्रेकअप हो गया। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो इसका डी मर्जर हुआ है किससे, इसने किस किस का एसेट जो है रिकंस्ट्रक्शन करवाया है उसके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। आप ये देखेंगे नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वाज डीमर्ज्ड फ्रॉम द पेरेंट ग्रुप एंड लिस्टेड ऑन June 2023. It has been arranged that every shareholder of Edelweiss Financial Services will automatically get the shares of Nuvama Wealth and Investment. तो ये कई तरीके की कंपनी जो कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग होती है वगैरह उस टाइप की न्यूज़ है यहाँ पर होती रहती है कंपनीज में। इनऑर्गेनिक ग्रोथ करती है कंपनियां। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जबकि कोई कंपनी बिजनेस को सेल्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से बढ़ाती है, अपना माल बेचती है, प्रोडक्ट बढ़ाती है और धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो कि कंपनियां एक्वायर करके करती है। कि आज अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं और सपोज कीजिए मुझे अपना भोपाल में बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं भोपाल की ही किसी कंपनी को खरीद करके और जल्दी अपना बिजनेस वहां बढ़ा सकूं, ऐसी ग्रोथ को कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो एडलवाइस दोनों तरीके की ग्रोथ पे फोकस कर रही है। अब रेवेन्यू आप देखिए कि इसका जो बिजनेस आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है इंटरेस्ट के इनकम से 44% पैसा इसके पास आ रहा है। यानी जो क्रेडिट पे इसने देने का जो काम शुरू किया है उससे मोटा पैसा इसके पास आ रहा है। फीस और कमीशन जो है ना वो 21% आ रहा है और बाकी सब छोटी मोटी चीजों से आ रहा है इसका। चलिए अब हम इसके कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उस पर नजर डालते हैं दोस्तों। यहां देखेंगे 6,740 करोड़ रुपए की ये कंपनी जो है वो मार्केट कैप लेकर के चलती है। अभी की प्राइस 71 रुपीज है और करीब करीब ये 52 वीक के हाई के पास ही है, लेकिन हर 52 वीक में हाई पे जाके लो पे चली जाती है। अब इस बार तोड़ती है तो ये ऊपर जा सकती है। डिविडेंड जरूर देती है ये कंपनी, जो एक बहुत अच्छी निशानी है इस कंपनी की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% है, विच इज काइंड ऑफ ओके। डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 3.23 है, लेकिन ये फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसमें आपको डेट टू इक्विटी रेशियो पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनका काम ही ब्याज लेने का और ब्याज देने का है। तो ऐसे केस में डेट टू इक्विटी रेशियो काफी मिसलीडिंग हो सकता है, तो उससे ज्यादा बाकी फैक्टर्स पे आपको नजर डालनी चाहिए या इसको डिग डीप करना चाहिए, यानी गहराई से सोचना चाहिए। प्रोमोटर के पास सिर्फ 32.8% है, तो थोड़ी शेयर होल्डिंग कम है, कंट्रोलिंग स्टेक कम है, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू 24,000 करोड़ के आसपास में। फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, 1600 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है, वो एक अच्छी निशानी है इसकी। और सेल्स 9,200 करोड़ रुपए की है, विच इज काइंड ऑफ ओके। अब अगर यहां देखेंगे तो आप अगेन जो मैं वहां बता रहा था वही है कि 2 मूविंग एवरेज क्रॉस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो एक मॉडरेट अप ट्रेंड की शुरुआत यहां पे साफ तौर पे दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों आप देखोगे कि इसके पी रेशियो के हिसाब से तो कंपनी यहां पर
प्रॉफिट तो इसने हमेशा दिखाया है, लेकिन 2020 से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, 2021 से पहले, उसके बाद में प्रॉफिटेबल है कंपनी, और अभी अभी इसकी प्राइस ने थोड़ा सा दौड़ना शुरू किया है। आगे देखें इसमें तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि सेल्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, 1800 करोड़, 2200 करोड़, लेकिन जैसे ही कोविड का पीरियड आया तो इसकी सेल्स बीच में थोड़ी सी डाउन भी होना शुरू हुई। बट अगेन ये मोर और लेस थोड़ा फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी शेयर्स कंपनी की जो है कभी भी 1000 करोड़ से नीचे इसकी सेल्स नहीं आई है, और अब तो कंटिन्यूसली 2022 से आगे ग्रो करती ही जा रही है। ये क्वार्टरली रिजल्ट थे, एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको एनुअली आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर दिखेगी कि शेयर्स जो है उनकी ये इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास में 64% प्रॉफिट हुआ करता था कभी, हालांकि वो 60% से ऊपर का प्रॉफिट फिर बीच में थोड़ा सा डाउन भी हुआ बिकॉज ऑफ कोविड और समथिंग, उसके बाद से भी कंटिन्यूसली कंपनी कोशिश कर रही है प्रॉफिट को बढ़ाने की, तो वो एक हेल्दी साइन है। एक जो प्लस पॉइंट दोस्तों है वो ये है इस कंपनी का कि इस कंपनी ने हमेशा डिविडेंड दिया है, सिर्फ एक साल को छोड़ दीजिए कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। आप देखिए बस सिर्फ इसने यहाँ नहीं दिया, इसके अलावा कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है। वो एक कंपनी के थोड़े से एथिक्स के लिए अच्छी बात होती है कि भाई कंपनी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है। दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूंगा कि क्योंकि कई बार आपसे डिस्कस करते हैं, अब देखिए मेरे और आपके बीच में दोस्तों सिर्फ एक स्क्रीन है। मैं यहाँ से जो कुछ कह रहा हूँ ये उम्मीद करके कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी, सच्ची में आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि आ रही होगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो छोड़ के चले भी जाते हैं। तो अगर नहीं आ रही है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके सुझावों के हिसाब से उसको इम्प्रूव करूँगा। लेकिन वीडियो बीच में मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि उससे आपकी और मेरी दोनों की मेहनत ख़राब होती है। क्योंकि आप सीखोगे ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, और फिर मेरी मेहनत करने का फायदा ही क्या होगा। सो दोस्तों एक तो यह है, लेकिन एक मैंने अच्छी चीज़ की है कि आपके सुझाव से मैं आपके लिए बेटर कंटेंट बना पाऊँ। इसके लिए मैं आपसे रोज एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको शाम को 4:15 बजे आपके मेरी पोस्ट के रूप में मिल जाएगा। उसका सही आंसर आप दोगे, उसके बेसिस पर मैं कंटेंट को इंप्रूव करूंगा ताकि बेटर कंटेंट आपको दे सकूं, कम टाइम में ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकूं। इसलिए आपको हर पोस्ट को आंसर जरूर करना है और मुझे बताना है कि आप क्या चाहते हो, तभी तो पता पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है दोस्तों कि वीडियो कभी लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैंने YouTube पर थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखने का निश्चय किया है। और काफ़ी मित्र कहते हैं कि सर हमें तो आप पूरा डिटेल में समझाओ, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। उनके लिए दोस्तों मेरा सजेशन है कि मैंने मेंबरशिप्स ऑन कर दी है, तो आप ज्वाइन बटन पे जाके 3 कैटेगरी की मेंबरशिप्स हैं, उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का वहाँ पर मौका मिलेगा और हम स्टॉक्स की गहराई से रिसर्च वहाँ करेंगे, क्योंकि आपको पता है 300 पेज की तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट होती है। अब आप बताइए 10 मिनट में, 15 मिनट में वो कैसे डिकोड की जा सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आप मेंबरशिप को देख लीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा, अब वापस पॉइंट पर आते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं एडलवाइस के जो बाकी की चीज़ें हैं उनके ऊपर। तो यहाँ आप दोस्तों शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूअसली FIIs बने हुए हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि FIIs जो है ना, वो अगर किसी शेयर में बने हुए हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और वो भी 31%, 1/3 शेयर होल्डिंग FIIs की है। दैट मीन्स कंपनी में कुछ तो ऐसा है जो शेयर होल्डिंग FIIs को लेने पे मजबूर कर रहा है। इसलिए आपको ऐसी कंपनी में नजर रखनी चाहिए। दोस्तों कोई कंपनी 10 साल तक या उसके आसपास तक डिविडेंड देती है, प्रॉफिटेबल रहती है और FIIs का उसमें स्टेक बढ़ता रहता है, तो ये 3 क्राइटेरिया काफ़ी है जानने के लिए कि कंपनी में आगे फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ के चांसेस पूरे हैं। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, बट ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो उसे पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, ये तो मैं बता दूं आपको कि दोस्तों ये सारी जो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपके बताए हुए सारे स्टॉक्स को रिसर्च करता रहता हूँ। ये देखिए आप लगातार, और उन पे हर एक पे रिसर्च करके और फिर मैं कंटेंट बनाता रहता हूं ताकि आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट मैं बना सकूं। अब दोस्तों मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे और इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर करेंगे, चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें रेटिंग एजेंसीज क्या कहती है। रेटिंग एजेंसीज जो है उससे पहले, हाँ ये रेटिंग एजेंसीज आ गई दोस्तों। क्रिसिल की रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आपके पास में है, जिसने इसके जो फाइनेंशियल जो भी इसने अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए हैं
उस पे क्रिसिल कह रही है कि भाई थोड़ा तो नेगेटिव है ये। क्रिसिल इसको लेकर के नेगेटिव है क्योंकि क्रिसिल ने कहा है कि इसके ऊपर ना थोड़ा सा अभी प्रेशर है कंपनी के ऊपर, इसलिए हम इसको आज की तारीख में नेगेटिव रख रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं, और हाँ फ्यूचर में लेकिन हम रिवाइज कर देंगे, ये भी कह रहे हैं ये क्रिसिल वाले। तो हम इसके रीजंस देख लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो आप अगर ये ध्यान देंगे इसमें, तो देखिए यहां पर ना कंपनी की जो स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में क्रिसिल क्या कहती है वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट दिया है, उसका रेटिंग का रीजन क्या है। क्रिसिल रेटिंग हैज असाइंड इट्स क्रिसिल AA- नेगेटिव रेटिंग to the rupees 1000 crore NCDs non-convertible debentures of Edelweiss that has also affirmed the ratings on the existing debt instruments of the company as this. The rating continues to affect the adequate capitalization of Edelweiss Group supported by multiple rounds of capital raising. अब दोस्तों क्या होता है ना कि यहाँ ना कंपनी के साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ। अभी हम इसका कंपनी का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि ये कंपनी क्योंकि बहुत सारे काम करती है, ये क्रेडिट में भी है, इंश्योरेंस में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी है, तो इस कंपनी का फोकस मिसिंग है। ये ध्यान रखिए आप। तो कंपनी का ना हमेशा एक फोकस क्लियर होना चाहिए कि अगर एप्पल सिर्फ आईफोन बनाती है और मैकबुक बनाती है, बस यही 2 प्रोडक्ट है या छोटे मोटे ईयरबड्स वगैरह, लेकिन उसने 50 प्रोडक्ट नहीं बना रखे हैं। इसी तरह से हर कंपनी का फोकस क्लियर होना जरूरी है। एडलवाइस के बिजनेस में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है। जिस दिन उसका फोकस क्लियर हुआ, ये 70-75 रुपए का स्टॉक आपको 2-3 हज़ार रुपए तक भी नजर आने के चांसेस बन सकते हैं। एक कोई गारंटी नहीं है और ना ही मेरी तरफ से सेल और बाई की कोई रिकमेंडेशन है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशनल कंटेंट है। मैं चाहता हूं आप नई चीजें सीखें और बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के योग्य बने। चलिए हम देखते हैं कि रेटिंग एजेंसी में और इसमें क्या आपको डिकोड कर सकते हैं हम। यहां हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो क्रिसिल कह रही है कि भैया इसकी स्ट्रेंथ ये कि इसके पास कैपिटलाइजेशन एडिक्वेट है और मल्टीपल कैपिटल रेजेस, यानी अलग अलग तरीके से ये अपना पैसा उगा लेती है, मतलब ये क्रेडिट ले लेती है अलग जगह से अपना बिजनेस चलाने के लिए, और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यहां ये कह रहे हैं डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ इसका बिजनेस है, और सेम टू सेम जो है आप कहेंगे कि डाइवर्सिफाइड इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिजनेस इसकी स्ट्रेंथ भी है और इसकी वीकनेस भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस ही है। उसका कारण क्या है दोस्तों कि ये देखिए आप, एसेट क्वालिटी रिमेन्स वल्नरेबल, और साथ में डाइवर्सिफाई होने की वजह से इसका फोकस मिसिंग है। साथ में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एक इशू है जो भी एक चैलेंज है। अब अगर क्रिसिल कहती है कि ये अपने नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेगी, तो हम अगर ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाती है एसेट क्वालिटी में, तो हम इसकी रेटिंग को इंप्रूव कर देंगे। अगर ये डाउनवर्ड लेकर के जाती है तो हम इसको नेगेटिव से और ज्यादा नेगेटिव कर देंगे अगर इसकी एसेट क्वालिटी खराब होती है। तो इस तरह से क्रिसिल ने बहुत बैलेंस इस पे रिव्यू दिया है। यहां दोस्तों हम एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस आउटलुक की, और यहां आप देख सकते हो कि ये इसकी कंपनी की प्रेजेंटेशन है। साफ तौर पे देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको कि ये कंपनी किन किन हिस्सों में बटी हुई है। एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस होता है वो, एसेट कंस्ट्रक्शन, क्रेडिट और इंश्योरेंस, ये 4 हिस्सों में कंपनी बटी हुई है। और सब में आप ये देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इक्विटी किसका है इसमें, वो है दोस्तों एनबीएफसी, यानी क्रेडिट का जो काम है, ये यानी जो लोन देने वाला बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों बिजनेस है इसका वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, यानी बड़ी कंपनीज को लोन वगैरह रिकंस्ट्रक्शन करने का। अब यहाँ आप इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देख सकते हो, पर मैं आपको पूरी तरह से इन नंबर्स पे भरोसा करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दोस्तों ये जो पीपीटी बनाई है कंपनी ने, वो कुल मिलाकर के सिर्फ अच्छे फिगर्स को दिखाने के लिए बनाई हुई है। बहुत सारी चीजें इसमें से मिसिंग है जो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बता दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर इस चीज को मुझसे पूछेगा। दोस्तों वीडियो यही खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी हो गई है और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो असहज हो रहे होंगे, तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आगे इस पर एक वीडियो और बना देंगे, तो आप मुझे जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि जो सवाल शुरू में हमने डिस्कस किए थे उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हाँ,
इसे शेयर करना मत भूलिएगा। यही वो चीज़ है जो आप चूक जाते हो। सब दोस्तों से शेयर कीजिए दोस्तों इसको, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे, ताकि सच्ची और ईमानदार एडवाइस हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मिलता हूं दोस्तों जल्दी ही आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।